नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीटीसी सेकंड सेमेस्टर मैथ के प्रीवियस ईयर 2019 के पेपर को हल करवाऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए, इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग इसके जो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आप लोग साथ में ना नोट करना, ये पहले ही मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से सिर्फ आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझते रहिए। बाकी इसका जो PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम से मिल जाएगा। तो जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वह इस नंबर पर देखिए, व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और यहाँ से उनको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और जो है टेलीग्राम से वो जुड़ सकते हैं। तो जो है यहीं से आप लोगों को इसका जो PDF है वो मिल जाएगा और डाउनलोड करके फिर आप इसके जो क्वेश्चन हैं वो नोट कर सकते हैं। तो देखिए, देखते हैं सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, देखिए, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन लगभग सभी सत्र में पूछा गया है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग रट लीजिए। देखिए, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? अनंत। देखिए, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो अनंत होती हैं। इसको सभी लोग रट लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से रट लीजिए। और देखिए, आज का जो ये क्वेश्चन पेपर है ये थोड़ा टफ भी है, इसलिए थोड़ा आप लोग जो है फास्ट समझने की और करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में हमको पूरा का पूरा पेपर हल करवाना है, जिससे आप लोगों को अलग से कहीं क्वेश्चन ढूंढने ना पड़े, यानी कि एक ही वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएं। इसलिए थोड़ा फास्ट आप लोग जो है देखना क्वेश्चन। और फिर देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों में सत्य कथन है। निम्नांकित कथनों में सत्य कथन है। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक जो है ऑप्शन टिक करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें बताना है आपको कि सत्य कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन है, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। तो देखिए, यहाँ पर कहा गया है धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। तो देखिए, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? धनात्मक जो है, धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, यानी कि किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई संख्या माइनस की है तो वो प्लस की हो जाती है, और जब प्लस की हो तो वो माइनस की हो जाती है, यही उसका योगात्मक प्रतिलोम होता है। लेकिन यहाँ पर पहले से दिया गया है कि एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। तो देखिए, जो धनात्मक पूर्णांक होता है उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? माइनस का होगा। तो माइनस से वो धनात्मक पूर्णांक जो है वो बड़ा ही रहेगा, यानी कि यही इसका पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जब पहले ही हमको सही ऑप्शन मिल गया तो और अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और आगे जो है वो गलत ही होंगे। यहाँ पर जैसे शून्य एक पूर्णांक नहीं है दिया हुआ है, तो शून्य एक पूर्णांक संख्या ही है, क्योंकि सभी माइनस की संख्या यानी कि सभी ऋणात्मक संख्याएं और सभी पूर्ण संख्या क्या होती हैं? पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पर यह ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पर देखिए, दिया गया है कि -17 -5 से बड़ा है, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर -5 जो है बड़ा है, -17 बड़ा नहीं है। और फिर ये देखिए, बा ऑप्शन है, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, ये भी जो है क्या है? ये भी गलत है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक बड़ा नहीं होता है, धनात्मक पूर्णांक बड़ा होता है। योगात्मक जो है ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से क्या होता है? छोटा होता है। ये भी पॉइंट जो है वो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 की अनुवर्ती संख्या है। 21 की अनुवर्ती संख्या। यहाँ पर देखिए, आप लोग जल्दबाजी में इस टाइप के क्वेश्चन गलत ना करना। सिर्फ यहाँ पर जो है कुछ स्टूडेंट जल्दबाजी में ये गलती कर जाते हैं, यहाँ पर सिर्फ इतना वो पढ़ पाते हैं कि 21 की अनुवर्ती संख्या है, और 21 की अनुवर्ती संख्या वो लिख करके चले आते हैं, और इसीलिए ये क्वेश्चन क्या होता है? गलत हो जाता है। यहाँ पर लिखा है 21 की अनुवर्ती संख्या। तो देखिए, 21 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 21 की
अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? तो देखिए अनुवर्ती का मतलब क्या होता है? 21 के बाद वाली संख्या। देखिए अनुवर्ती और उत्तरवर्ती इसका दो नाम होता है। कहीं कहीं पर जो है अनुवर्ती लिखा मिलता है, कहीं कहीं पर जो है उत्तरवर्ती लिखा मिलता है। तो दोनों का मतलब बाद वाली संख्या होता है, और पहले के लिए हमेशा पूर्ववर्ती आता है शब्द। तो जब अनुवर्ती या उत्तरवर्ती लिखा मिले कहीं पर, तो उससे पहले आप लोग पूर्ववर्ती याद कर लिया करो कि पूर्ववर्ती मीन्स पहले की संख्या होती है, और फिर अनुवर्ती और उत्तरवर्ती आपको पता हो जाएगा कि ये बाद की संख्या होती है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट अनुवर्ती और उत्तरवर्ती में ही कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको पूर्ववर्ती याद नहीं आता है, और इसी में जो है गलती कर देते हैं कि अनुवर्ती मीन्स पहले की संख्या और उत्तरवर्ती मीन्स बाद की संख्या, जबकि यहाँ अनुवर्ती मीन्स भी बाद की संख्या होता है। तो ये यहाँ पर अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि इस समय एग्जाम का टाइम है। जो भी कंफ्यूजन आप लोगों के अंदर है, इस कंफ्यूजन को इस समय दूर करते रहिए, यानी कि कहीं से कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति न रह जाए। तो यहाँ पर देखिए 21 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर देखिए 21 में एक जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 21 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22। तो 21 की अनुवर्ती 22 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इसकी अनुवर्ती की अनुवर्ती ज्ञात करना है, तो 22 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी? तो इस तरीके से देखिए 22 में जो है एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर 23 ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 22 इसका आंसर नहीं होगा, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? 23 होगा। ये आप लोग याद रखना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा की माप होगी। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लगभग में सभी जो है एयर के पेपर में आया हुआ है। तो इसको भी आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी मैं भी कई बार इस क्वेश्चन को बता चुका हूं, तो इसलिए आप लोगों को इसका आंसर रट गया होगा, यानी कि इसका आंसर ही आप लोगों को रट गया होगा। भले ही जो है क्वेश्चन ना लगा पाओ, लेकिन जो है इसका आंसर जरूर आप लोगों को रट गया होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे लगाएंगे? तो यहां पर सबसे पहले हम पैमाना लिख लेंगे। 1 हेक्टेयर बराबर, 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है? देखिए 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो यहाँ पर देखिए 0.5 हेक्टेयर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 0.5 हेक्टेयर निकाल लेंगे। तो देखिए जब 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, तो यहाँ पर 0.5 हेक्टेयर का मतलब आधे हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होंगे? तो यहाँ पर जो है 10,000 का आधा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5,000 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 0.5 हेक्टेयर में 5,000 वर्ग मीटर। अब हमको निकालना क्या है? यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा की माप ज्ञात कीजिए, यानी कि एक भुजा दी हुई है और दूसरी भुजा हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई फार्मूला लिख लेंगे। और फिर देखिए यहाँ पर देखिए जो है आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? 0.5 हेक्टेयर का मतलब क्या है? 5,000 वर्ग मीटर, यानी कि जो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा? 5,000 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर हम 5,000 लिख सकते हैं, यानी कि मैदान के क्षेत्रफल की जगह पर 5,000 लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर एक भुजा दी हुई है, तो यहाँ पर लंबाई की जगह पर 125 लिख लेंगे, और चौड़ाई यानी कि हमको दूसरी भुजा निकालनी है। आप क्या करेंगे? चौड़ाई को एक तरफ रखेंगे, और फिर देखिए चौड़ाई के साथ में 125 गुणा कर रहा, तो इधर जाएगा तो भाग करेगा। तो यहाँ पर देखिए 5,000 बटे कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। अब 125 से इसको भाग करेंगे तो देखिए 125 चौको 500 हो जाएगा, और फिर एक जीरो यहाँ पर बच जाएगा तो वो भी ऊपर उतार लेंगे। तो यहाँ पर चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी 40, यानी कि दूसरी भुजा हमको ज्ञात करनी थी। तो दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी? देखिए एक भुजा दी हुई है 125, तो दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 40 मीटर, और यही जो है इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इसके 4 क्वेश्चन हल हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी देखिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। 1 घन मीटर बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए अतिलघुत्तरीय में भी पूछ लिया जाता है और बहुविकल्पीय में भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 1 घन मीटर बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए लीटर में कुछ ऑप्शन दिए होंगे, तो उसी में से आपको चुनना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जो है 1 घन मीटर बराबर होता है, 1 घन मीटर बराबर होता है देखिए 1000 लीटर। ये आप लोग अच्छे से रट लीजिए। 1 घन मीटर बराबर क्या होता है, 1000 लीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब आगे जो है अतिलघुत्तरीय प्रश्न है। तो अतिलघुत्तरीय प्रश्न में अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दो परिमेय संख्याओं का योगफल -1/3 है। यदि इनमें से एक संख्या -5/18 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले मान लेंगे माना पहली परिमेय संख्या बराबर, माना माना पहली परिमेय संख्या बराबर, पहली परिमेय संख्या बराबर। तो देखिए पहली परिमेय संख्या मान लेंगे x, माना पहली परिमेय संख्या बराबर x है। और उसके बाद फिर लिख लेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए पहली परिमेय संख्या हम x मान चुके हैं और यहाँ पर कहा गया है कि यदि इनमें से एक संख्या -5/18 हो, यानी कि एक संख्या दी हुई है और एक संख्या हम मान लिए हैं और दोनों का योगफल कितना है, -1/3 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब दोनों को जो है जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा -5/18, यानी कि दूसरी जो संख्या है ये है और पहली हम ये मान चुके हैं। तो दोनों का योग कितना है, -1/3 है। अब क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ पर जो है इसको पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा -1/3 और इधर हो जाएगा प्लस। देखिए ये माइनस में है तो उधर जाएगी तो प्लस में संख्या हो जाएगी, तो प्लस का 5/18 हो जाएगा। अब x बराबर यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो 3 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 3×6=18। देखिए यहाँ पर 3 में 6 से गुणा करेंगे तब 18 होगा, तो 6 से ऊपर भी गुणा हो जाएगा तो -6 हो जाएगा। और इसके बटे में 18 है, इसलिए जो है यहाँ पर किसी भी संख्या से गुणा नहीं होगा, तो ऊपर 5 ही रहेगा और नीचे 18 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 6 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा और जो है माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए -1 होगा और बटे में 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -1/18 आ जाएगा। यहाँ पर दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी थी, एक संख्या दी हुई थी तो दूसरी संख्या हम क्या माने थे, x माने थे। तो यहाँ पर देखिए यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका मान हो जाएगा, यानी कि जो दूसरी संख्या है वो क्या हो जाएगी, -1/18 हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + 17 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर -3 है। तो देखिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक वर्गाकार खेत की भुजा दी हुई है और खेत का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर, या वर्गाकार खेत की भुजा बराबर लिख सकते हैं, वर्गाकार खेत की भुजा बराबर, वर्गाकार खेत की भुजा बराबर कितनी दी हुई है, 3x + 17 दी हुई है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जगह पर x की जगह पर -3 मान रख देंगे। तो यहाँ 3 गुणे -3 + 17 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम ब्रैकेट में चाहें तो लिख सकते हैं, चूंकि x बराबर -3 दिया है, लिख दीजिए यहाँ पर दिया है। तो उसी से जो हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 × 9 यानी कि -9 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। और फिर प्लस का 17 हो जाएगा। अब देखिए 17 में से 9 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए बचेगा 8। तो यहाँ पर प्लस का 8 हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, देखिए खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर खेत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। खेत का क्षेत्रफल बराबर,
खेत का क्षेत्रफल बराबर, चूंकि खेत जो है वो क्या है, वर्गाकार है, तो यहाँ पर देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। और भुजा हम यहाँ पर देखिए निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 अठाई 64 हो जाएगा। और जो है मीटर में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर हो जाएगा। चूंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग मीटर में लिखेंगे, तो यहाँ पर 64 वर्ग मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा फास्ट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, लेकिन आप लोग अच्छे से थोड़ा कमेंट बंद करके आप लोग अच्छे से समझते चलिए, तो निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आएंगे। देखिए अगर फास्ट हल नहीं करवाएंगे तो फिर एक वीडियो में सारे क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे, यानी कि वीडियो थोड़ा फिर लंबा हो जाएगा, और लंबा जब वीडियो हो जाता है तो अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए थोड़ा फास्ट काम करवाने की कोशिश करना है, तो आप लोग फटाफट इसको समझते रहिए। यहाँ पर देखिए समीकरण 12/5 बराबर 2/5 प्लस 2x/5 में x का मान ज्ञात करो। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखिए नीचे हम उतार लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 12/5 बराबर 2/5, और फिर यहाँ पर देखिए प्लस का 2x/5 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जो है 2x को एक तरफ रखेंगे, बाकी संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x/5, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा देखिए यहाँ पर 12/5 और माइनस का 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आगे जो है इसके हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2x/5। यहाँ पर देखिए एक ही लाइन में डबल बार जो है बराबर नहीं लगाया जा सकता है। अगर उसके आगे अगर आप हल करना चाहते हैं तो इस तरीके से एरो के रूप में लिख सकते हैं, ये भी आप लोग जान लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है बराबर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये अगर हम इसी स्टेप को आगे बढ़ा रहे हैं तो इस तरीके से जो है एरो के रूप में इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2x/5 हो जाएगा, और फिर बराबर यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम बराबर है, देखिए 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, हर बराबर हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जो है 12 में से 2 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10/5 हो जाएगा। और फिर जो है यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि 10x, और फिर यहाँ पर 5 दहम 50 हो जाएगा, तो बराबर में 50 लिख लेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए x को एक तरफ रखेंगे और इस 10 को भी उधर पक्षांतर कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा देखिए, तो हो जाएगा देखिए 50/10, और फिर 10 से इसको सरल कर लेंगे तो 10×5 = 50, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5। तो इस प्रकार से जो है x की वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाली जा सकती है, यानी कि बहुत ही आसान क्वेश्चन ये था। इस तरीके से जो है गुणा भाग करके इसको जो है हल कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 114, 380 और 133 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो ये भी देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको क्या करना है, 114, 380 और 133 का मासा ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को भाग विधि से मासा ज्ञात करना बता रहा हूँ। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए इससे पहले भी जो है 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है हल करवाए जा चुके हैं। तो जो लोग अभी तक जो है मेरे वो वीडियो ना देखे हों तो बीटीसी सेकंड सेमेस्टर मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप लोग जो है प्रीवियस ईयर 2016 के 2 सेट हैं, फर्स्ट सेट और सेकंड सेट, और 2017 का पेपर जो है हल करवाया जा चुका है, तो वहां से आप लोग मेरे वो वीडियो भी देख सकते हैं। और ये जो पेपर है ये है 2019 का, जो कि आज हल करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका हमको मासा ज्ञात करना है। तो मासा इसका कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए भाग विधि से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या है 114, तो 114 से भाग करेंगे जो उससे बड़ी संख्या होगी। तो देखिए उससे बड़ी संख्या ये है और सबसे बड़ी संख्या ये है, तो सबसे छोटी संख्या से जो है उससे बड़ी वाली संख्या को भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक बार जाएगा, तो एक बार ले जाएंगे तो 114 एक कम 114 हो जाएगा। अब यहाँ से घटाएंगे तो देखिए
देखिए 13, 13 में से 4 गया तो 9 बचा, और यहाँ पर बचा देखिए 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब यहाँ से जो शेष बचा है उससे फिर 114 को भाग देंगे, तो यहाँ पर देखिए 19 भागे 114 हो जाएगा। अब देखिए 19 छक्का 114 होता है, तो यहाँ पर 19 छक्का 114 लिख लेंगे, और फिर ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए यानी कि इन दो संख्याओं का 114 और 133 का जो है वो हमारा मासा आ चुका है 19। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये 19 जो है वो 380 का भी मासा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब 19 से पुनः जो है हम 380 को भी भाग देंगे, तो यहाँ पर देखिए 19 को 19, 19 दूना 38 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ पर जीरो बच रहा है, तो यहाँ पर जीरो उतारेंगे, उसके बाद 19 शून्यम शून्य यानी कि 19 का जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अब 19 हमारा मासा आ जाएगा, और हमको मासा ही यहाँ पर निकालना था, तो नीचे हम लिख सकते हैं मासा बराबर 19, और यहाँ पर हो जाएगा यही इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वांकित चित्र में यदि AC BD तथा BC देखिए पार्श्वांकित चित्र में यदि AC बराबर BD तथा BC बराबर AD हो तो निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन मान के चलिए दिए हुए हैं, तो एक तरीके से कह लीजिए कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है कि यदि AC बराबर BD यानी कि AC बराबर दिया हुआ है BD तथा BC बराबर AD तथा BC देखिए ये है BC बराबर दिया हुआ है BC बराबर AD, तो निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए सर्वांगसम त्रिभुज दिए हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ABD, और फिर दिया हुआ है दूसरा ऑप्शन त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BDA, और फिर लास्ट में दिया हुआ है तीसरा ऑप्शन, यानी कि 3 ही ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, त्रिभुज ABC और फिर सर्वांगसम त्रिभुज फिर देखिए BAD। तो देखिए यहाँ पर इसका जो थर्ड ऑप्शन है यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देखिए जिस क्रम में भुजाएं दी हुई हैं उसी क्रम में यहाँ पर सर्वांगसम हमको कहना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए AC बराबर दिया हुआ, AC बराबर क्या दिया हुआ है BD, AC बराबर BD और BC बराबर BC बराबर क्या दिया हुआ BC बराबर AD। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC यानी कि ABC ये हो जाएगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज BAD के, सर्वांगसम त्रिभुज BAD के, यानी कि जिस क्रम में ये दिया हुआ है उसी क्रम में जो है दूसरा त्रिभुज ये भी दिया हुआ है, तो यही जो है क्या होगा सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है माइनस, फिर ब्रैकेट है 4 माइनस 17 और फिर प्लस 10 गुणे 3 माइनस 5 का सरलतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा बॉडमॉस रूल पर आधारित एक क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको नीचे उतार लेंगे, माइनस दिया हुआ है, फिर ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 17 दिया हुआ है और फिर ब्रैकेट बंद है, प्लस यहाँ पर 10 गुणे 3 दिया हुआ है और फिर माइनस 5। इसका सरलतम रूप हमको ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को हटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 17 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 13 बचेगा, और माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस का 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट हल करके 13 लिख रहे हैं, फिर बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे, फिर इसको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 10 तिहाई 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर 30 डायरेक्ट लिख रहे हैं और ब्रैकेट को हटा रहे हैं। फिर यहाँ पर माइनस का 5 है तो माइनस का 5 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस प्लस जोड़ देंगे और उसमें से माइनस वाली संख्या घटा देंगे। तो यहाँ पर 30 में 13 जुड़ेगा तो 43 हो जाएगा, और 43 में से 5 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा,
38 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 38 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब आ गए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट होता है और ये है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो थोड़ा ये लंबे क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से ध्यान दे करके इनको करना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो दो तरीके से किए जा सकते हैं। तो आप लोग कभी भी भ्रमित ना होना, यानी कि कोई टीचर कुछ और पढ़ा रहा है, कोई कुछ और पढ़ा रहा है, तो वहाँ पर आप लोग भ्रमित ना होना। यानी कि इनको एक चर और दो चर से दोनों तरीके से हल किया जा सकता है। तो जो लोग एक चर और दो चर दोनों तरीके से पढ़े होंगे तो उनको पता होगा। यानी कि जैसे यहाँ पर हम भिन्न माने तो x/y भी हो सकती है, और अगर एक चर से इसको मानेंगे तो भिन्न हमारी केवल x के पदों में आएगी, y वहाँ पर नहीं आएगा। तो आपके जो कोर्स में है, यानी कि बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के जो कोर्स में है, वो एक चर वाले रैखिक समीकरण है, इसलिए यहाँ पर हम एक चर वाले रैखिक समीकरण से लगाएंगे। लेकिन अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ जाए तो आपको जो अच्छा लगे, यानी कि आप जिस तरीके से आसानी से लगा पाओ, चाहे एक चर से चाहे दो चर से, दोनों तरीके से लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहता है कि आप एक चर से लगाइए कि दो चर से लगाइए। हमको जो आता है उसी हिसाब से हमको लगा देना चाहिए, यानी कि चाहे एक चर से लगाएं चाहे दो चर से, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चर से हल करना बताऊंगा, क्योंकि मैं आपके कोर्स के हिसाब से चल रहा हूं। तो यहाँ पर एक चर से आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक चर में मानेंगे। तो यहाँ पर मानेंगे माना भिन्न का अंश बराबर, माना भिन्न का अंश बराबर x है। देखिए यहाँ पर कहा गया एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। तो देखिए यहाँ पर अंश हम मान लिए हैं x, तो हर क्या हो जाएगा, तो भिन्न का हर क्या हो जाएगा। तो देखिए अंश से एक अधिक है, तो यहाँ पर अंश x है, तो इससे एक अधिक क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये अंश हो गया, ये हर हो गया। अब देखिए जब अंश और हर हमको पता हो गया तो भिन्न क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हम भिन्न लिख लेते हैं। तो भिन्न बराबर, तो देखिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, अंश ऊपर रहता है, हर नीचे रहता है, तो x/x+1 हमारी भिन्न हो जाएगी। अब हमको चलना है प्रश्न के हिसाब से, यानी कि प्रश्न के हिसाब से हमको समीकरण बना लेना है और उसको फिर हल कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे, यानी कि अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये अंश है, ये हर है। तो यहाँ पर देखिए अंश से एक घटा दिए, और जो है हर क्या है, x+1 है, इसमें से भी एक घटा दिए, और इसका मान कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो ये हमारा बन गया समीकरण। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, इसको जो है आसानी से हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा इसका, देखिए तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस का 2, और यहाँ पर देखिए इसका जब 1 से गुणा करेंगे तो देखिए पहली बात तो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा x, और x का 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इस x को इधर पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ x माइनस, देखिए ये प्लस का है तो ये माइनस का x हो जाएगा, और ये 2 जो है इधर माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2x में से एक x घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, एक x बचेगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 2 हमारा आ जाएगा। और हमको यहाँ पर देखिए निकालना क्या था, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम नीचे लिख लेंगे अतः भिन्न बराबर, अतः भिन्न बराबर। तो सबसे पहले तो हम जो ऊपर भिन्न माने थे वो यहाँ पर लिख लेंगे x/x+1। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू आई है 2, तो ऊपर 2 लिख लेंगे, और यहाँ पर 2+1 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर बराबर में क्या हो जाएगा, 2/3
3 हो जाएगा, यानी कि यही हमारी क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, दो संख्याओं का अंतर 14 है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 14 है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर, माना पहली संख्या बराबर, माना पहली संख्या बराबर x है, तथा दूसरी संख्या बराबर, देखिए जब पहली संख्या x माने यहाँ पर दिया हुआ दो संख्याओं का अंतर 14 है, तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या जब x मान चुके हैं तो दूसरी संख्या क्या होगी, x माइनस 14 हो जाएगी। यानी कि जब दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे, यानी कि अगर हम जो है इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए माइनस का x और प्लस का 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का x और माइनस का x कट जाएगा, तो यहाँ पर 14 हमारा बच जाएगा। तो इस प्रकार से जो है दूसरी संख्या x माइनस 14 मानी जा सकती है। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो देखिए अब प्रश्नानुसार लिख करके फिर यहाँ से हम समीकरण बना लेंगे और उसको हल कर लेंगे, फिर यहाँ पर जो है पहली संख्या और दूसरी संख्या निकाल लेंगे। तो देखिए प्रश्न के हिसाब से समीकरण कैसे बनेगी, बड़ी संख्या का आधा, तो देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, x होगी, क्योंकि यहाँ देखने से ही पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ x है और यहाँ x में से 14 घट रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो x है वो बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पर कहा गया है बड़ी संख्या का आधा, तो x का आधा कर लीजिए, और फिर कहा गया है आगे छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, यानी कि छोटी संख्या जो है x माइनस 14, इसके 2 गुने से 2 गुना कर दीजिए, 2 गुने से 2 कम है, ये 2 कम है तो क्या करेंगे, यानी कि ये 2 कम है तो या तो इसमें प्लस का 2 करिए और या तो इसमें माइनस का 2 करिए, क्योंकि 2 कम ये है तो 2 कम इसमें करेंगे तब दोनों बराबर रह सकते हैं। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझना, क्योंकि यहीं पर जो है गलती हो जाती है। यहाँ पर कहा जाता है देखिए बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, तो यहाँ पर 2 गुने से 2 कम ये है, तो आप लोग करते क्या हो, यहीं पर इसको 2 और कम कर देते हो, और तभी जो है गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो है क्वेश्चन पढ़ने से यही लगता है कि हमको इधर ही 2 कम करना है, लेकिन यहाँ पर अच्छे से एक बार पढ़िए तो आपकी समझ में आएगा। देखिए बड़ी संख्या का आधा, तो बड़ी संख्या का आधा हो गया छोटी संख्या के 2 गुने से, तो देखिए छोटी संख्या ये है, छोटी संख्या के 2 गुने से 2 गुना कर दिए, 2 गुने से 2 कम है, तो 2 कम ये है, तो देखिए ये 2 कम है, रखा दोनों को बराबर में गया है, तो जब ये 2 कम है या तो इसमें 2 जोड़ो या तो इसमें से 2 घटाओ, तभी दोनों बराबर में रह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 जोड़ देंगे, ये 2 कम थी, इसको 2 इसमें 2 जोड़ दिए तो दोनों क्या हो गई, बराबर में हो गई। अब जो है इसको हल कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो है 2 दूना 4 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा देखिए इसका भी अंदर गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 2x, देखिए 2x और माइनस का देखिए कितना हो जाएगा, 14 दूना 28 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब x वाले पद एक तरफ कर लेंगे और अचर पद एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए x प्लस 4/2 है और इसको भी इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 2x और यहाँ पर बराबर में 28 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर फिर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 4 और फिर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी कि 4x हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा, तो बटे वाला 2 क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे, देखिए यहाँ पर माइनस का 28 है तो माइनस लगा लेंगे, फिर यहाँ पर देखिए 2 बटे में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 28 गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, अब जो है इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x, और फिर यहाँ पर देखिए 28 दुना कितना हो जाएगा, 28 दुना हो जाएगा देखिए
28 दूना देखिए 2 अट्ठे 16, 16 का 6 और 2 दूना 4 1 5 यानी कि 56। 28 दूना 56 हो जाएगा और वो भी माइनस का, और इसको भी उधर पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5x बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर आगे जो है हल कर देते हैं। यहाँ पर x को एक तरफ रखेंगे और 5 को भी उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 60/5 हो जाएगा। और फिर जो है 5 से इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 एकम 5 और 5 दूना 10 यानी कि 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा माइनस का 12। देखिए यहाँ पर माइनस की संख्या आ रही, यानी कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ, देख लीजिए ऊपर जरा सा। देखिए यहाँ पर जो है माइनस था, माइनस का 2x था, और यहाँ पर जो है एलसीएम लेने में गलती हुई। यहाँ पर 2 दूना 4 यानी कि यहाँ पर माइनस का 4x होना चाहिए। और फिर यहाँ पर देखिए 4x में से एक x जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा। यहाँ पर इसको सही कर लीजिए, माइनस का 3x हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए इस माइनस के 3x को उधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 3x, और इधर जब पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा बटे में, और फिर जो है 3 दूना 6 यानी कि 20 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है क्या हो जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 20 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। देखिए माइनस का 20 हमारा जो है, सॉरी माइनस का 20 नहीं, प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस कट चुका है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। देखिए हमको ज्ञात क्या करना था, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, 20 आ चुकी है। यहाँ से एक बार फिर समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर माइनस का 2x, क्योंकि यहाँ पर 2x पक्षांतर किए थे तो यहाँ पर माइनस का 2x आया था। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो देखिए x + 4 हो गया, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 दूना 4 यानी माइनस का 4x आएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 4x में से एक x घटेगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 28 दूना 56 हो चुका है माइनस का। उसके बाद इस 4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 4 होगा, तो यहाँ पर माइनस का 4 और 56 माइनस का 60 हो जाएगा। और इस माइनस को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60/3 हो जाएगा, और दोनों के साथ में माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और 3 दूना 6 और एक जीरो उतारेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार से x की वैल्यू आ जाएगी। और अब हमको जो है दोनों संख्याएं ज्ञात करनी थी, तो यहाँ पर देखिए लिख लेंगे, अतः पहली संख्या बराबर, तो देखिए पहली संख्या हमारी हो जाएगी 20, क्योंकि हम जो है 20 ही सारी x ही माने थे तो x की वैल्यू ही हमारी पहली संख्या हो जाएगी। और दूसरी संख्या यहाँ पर लिख लेंगे, तथा दूसरी संख्या बराबर, तो देखिए दूसरी संख्या माने थे x - 14 यानी कि 20 - 14 कर लेंगे तो 20 - 14 करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो एक संख्या हो जाएगी 20 और एक हो जाएगी 6। तो इस प्रकार से हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किसी परीक्षा में 22 परीक्षार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांकों का विवरण निम्नवत है। यानी कि किसी परीक्षा में 22 परीक्षार्थी हैं और उनके जो गणित में प्राप्तांक हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। इनको क्या करना है कि 10-10 के वर्ग विस्तार में आंकड़ों को विभाजित कर बारंबारता सारणी जो है वो बनाना है। तो यहाँ पर देखिए हम जो है सबसे पहले इनको क्या करेंगे, क्योंकि ये अव्यवस्थित आंकड़े हैं तो इनको सबसे पहले हम व्यवस्थित करेंगे, यानी कि इनको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम। तो देखिए इनका आरोही क्रम क्या हो जाएगा, आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम में। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या जो है वो है 48, तो यहाँ पर 48 लिख लेंगे। फिर देखिए 48 कहीं और तो नहीं है, तो देखिए और कहीं पर 48 नहीं है। फिर 48 के बाद दूसरी कौन सी संख्या आ रही है, तो देखिए दूसरी संख्या आ रही 50, तो यहाँ पर देखिए 50 लिख लेंगे। और 50 कितनी बार आ रहा है वो भी देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 और फिर देखिए
कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 4 बार देखिए आ रहा है। तो यहाँ पर 4 बार लिख लेंगे, एक बार हो चुका है, 3 बार और लिख लेंगे। तो इस प्रकार से 4 बार 50 हो गया है। और 50 के बाद फिर देखिए कौन सी संख्या है, यहाँ पर देखिए 50 के बाद है 52। और 52 देखिए और कहीं है कि नहीं है, तो देखिए 52 और कहीं नहीं है, तो यहाँ पर 52 लिख लेंगे। और फिर देखिए 53 है कि नहीं है, देखिए 53 कहीं नहीं है। फिर 54 देखेंगे, तो 54 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो 54 को लिख लेंगे। और फिर देखेंगे 54 है कितनी बार, तो देखिए 1 2 और 2 बार है सिर्फ, तो यहाँ पर 54 को 2 बार लिख लेंगे। और फिर देखेंगे 55, तो यहाँ पर देखिए 55 कितनी बार दिया हुआ है, एक, सिर्फ देखिए 55 एक बार है, तो यहाँ पर 1 बार 55 लिख लेंगे। अब देखेंगे 56, तो यहाँ पर देखिए 56 कितनी बार दिया हुआ है, देखिए 1 बार दिया हुआ है। 56 देखिए सिर्फ 1 बार दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 बार सिर्फ 56 लिख लेंगे। और फिर 57, देखिए 57 नहीं दिया हुआ है कहीं पर, तो 57 को नहीं लिखेंगे। फिर 58 भी जो है नहीं दिया हुआ है, 58 को भी छोड़ देंगे। 59 भी नहीं दिया हुआ है। और फिर 60 61 62, ये देखिए कोई भी संख्या नहीं दी हुई हैं। 63 64 कुछ भी नहीं दिया हुआ है। फिर 65 भी नहीं दिया हुआ है। 66 देखेंगे, 66 दिया हुआ है, कितनी बार है देखिए 1 2, उसके बाद फिर 2 बार सिर्फ दिया हुआ है, तो यहाँ पर 66 2 बार लिख लेंगे। और फिर 67 देखिए दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर 67 दिया हुआ है, यहाँ भी 67 दिया हुआ है, 1 2 और 3 और 4 5, 5 बार 67 दिया हुआ है। तो 5 बार 67 को लिख लेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से 67 5 बार हो जाएगा। और फिर देखिए 67 के बाद फिर कौन सी संख्या दी हुई है, 67 के बाद 68 69 70 71 72, ये संख्या नहीं दी हुई है। 73 भी नहीं दिया हुआ है। 74 75 76, ये कोई भी संख्या नहीं दी हुई है। 77 भी नहीं दिया हुआ है। फिर देखिए 78, ये यहाँ पर देखिए 78 दिया हुआ है, तो 78 को लिख लेंगे। और देखेंगे 78 और तो कहीं नहीं दिया हुआ है, तो देखिए 78 सिर्फ 1 बार ही दिया हुआ, तो इसको 1 बार लिख लेंगे। उसके बाद फिर देखिए 78 के बाद फिर 79 80 नहीं दिया हुआ है। 81 भी नहीं दिया हुआ है। 82 यहाँ पर दिया हुआ है, तो 82 को लिख लेंगे। तो 82 देखिए कितनी बार दिया हुआ है, तो 82 सिर्फ 1 बार दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 बार 82 लिख लेंगे। फिर देखिए 82 के बाद फिर देखेंगे 83, 83 देखिए कहीं पर दिया हुआ है, तो देखिए 83 दिया हुआ है 1 बार, तो यहाँ पर 83 लिख लेंगे। और फिर देखिए 84 85 86 87, ये सब नहीं दिए हुए हैं अंक। 88 फिर दिया हुआ, तो 88 कितनी बार है देखिए 1 2, 2 बार दिया हुआ है, तो यहाँ पर 88 2 बार लिख लेंगे। अब देखिए इतना काम करने के बाद फिर हम संख्याओं को गिन लेंगे, यानी कि कोई भी संख्या छूटी तो नहीं है, क्योंकि अगर छूट गई संख्या तो फिर हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 संख्या यहाँ है और यहाँ भी 22 होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो देखिए दोनों जगह बराबर हैं। इसका मतलब जो है कोई भी संख्या हमारी छूटी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो आरोही क्रम में लिखे हैं इसी के हिसाब से फिर जो है हम बारंबारता सारणी बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर बारंबारता सारणी 2 तरीके से बनाई जा सकती है, यानी कि अगर इन नंबरों के हिसाब से बारंबारता सारणी बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे, और बाकी वर्ग अंतराल के हिसाब से बनाएंगे तब कैसे बनाएंगे। हालांकि क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 10 के वर्ग विस्तार में आंकड़ों को विभाजित कर बारंबारता सारणी बनाइए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आपको बताएंगे सिर्फ वर्ग अंतराल के हिसाब से बारंबारता सारणी कैसे बनाएं।
बाकी आप लोगों को हिंट दिए दे रहे हैं कि जो है अगर आप वर्ग अंतराल में नहीं, नंबर जो दिए हुए हैं यानी कि जो मार्क्स दिए हुए हैं, मार्क्स के हिसाब से अगर बारंबारता सारणी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे संख्याएं लिखेंगे 48, मान लीजिए यहाँ पर वर्ग अंतराल नहीं, यहाँ पर लिखी हूँ संख्या, तो यहाँ पर देखिए संख्या लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 48। 48 कितनी बार आया है, एक बार आया है, तो यहाँ पर बारंबारता कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। और यहाँ टैली चिन्ह क्या हो जाएगा, एक रेखा हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर संख्या में लिखेंगे 50, तो यहाँ पर 50 की बारंबारता कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी, क्योंकि ये चार बार आया है। फिर यहाँ टैली चिन्ह कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, यानी कि चार खड़ी रेखाएं हो जाएंगी। इसी प्रकार से लिखेंगे 52, तो 52 कितनी बार आया है, एक बार आया, तो यहाँ पर बारंबारता कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। यहाँ टैली चिन्ह कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से जो है मार्क्स के हिसाब से जो है बारंबारता सारणी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पर हम वर्ग अंतराल के हिसाब से बता रहे हैं कि बारंबारता सारणी कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हम इनको जो है 10-10 के वर्ग अंतराल में बांट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 48 से संख्याएं शुरू हुई हैं, तो यहाँ पर हम 45 से वर्ग अंतराल मान लेंगे। 45 से 10-10 का गैप करके देखिए 45 55 कर लेंगे, और फिर 55 60 कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 55 60 सॉरी यहाँ पर देखिए 45 से 55 कर लेंगे, और फिर यहाँ 55 से 65 कर लेंगे, और फिर यहाँ 65 से 75 कर लेंगे, और फिर यहाँ 75 से 85 कर लेंगे, और फिर 85 से देखिए कितना कर लेंगे, 95 कर लेंगे। आप देखेंगे कि इन वर्ग अंतराल के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं, उन्हीं की यहाँ पर बारंबारता लिखेंगे। तो देखिए 45 और 55 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती हैं। देखिए कुछ स्टूडेंट का यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है कि जैसे 55 यहाँ पर जो है लोअर लिमिट देखिए दी हुई है 45 और अपर लिमिट दी हुई है 55, तो यहाँ पर उनको कंफ्यूजन रहती है कि 55 किस में शामिल करें, यहाँ पर इस वर्ग अंतराल में शामिल करें कि इसमें शामिल करें। तो देखिए आपको ध्यान ये करना है कि अगर इसमें शामिल कर रहे हो 55 को, तो आपको 65 को इसमें शामिल करना पड़ेगा, 75 को इसमें शामिल करना पड़ेगा, 85 को इसमें शामिल करना पड़ेगा, और जो है 95 को इसमें शामिल करना पड़ेगा। और अगर आप 55 को इसमें शामिल नहीं कर रहे हो, 55 को आप इसमें शामिल कर रहे हो, तब आपको 65 को इसमें शामिल करना पड़ेगा, 75 को इसमें, और 85 को इसमें। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, यानी कि आपको जो है उस क्वेश्चन में एक ही हिसाब से चलना है। ये नहीं कि आप 55 को इसमें शामिल कर लिए और आगे अगर 65 आ रहा है तो 65 को आप इसमें शामिल कर रहे हो, तब फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम 55 को क्या करेंगे, इसमें शामिल करेंगे, और अगर 65 आ रहा है तो इसमें शामिल करेंगे, और 75 आ रहा है तो इसमें, यानी कि जो है जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट में ही जो है जो अपर लिमिट है उसको शामिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 45 और 55 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं, तो यहाँ पर देखिए कितनी संख्याएं आ रही वो गिन करके यहाँ पर हम बारंबारता में लिखेंगे। तो देखिए 55 तक यहाँ पर देखिए इतनी संख्याएं आ रही हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखिए यहाँ पर अगर हम 8 लिख देंगे तो देखिए 55 हमारा इसमें शामिल नहीं हो रहा है। तो हम चाहें तो अब 55 को इसमें शामिल कर सकते हैं, तो हमको फिर इस हिसाब से चलना पड़ेगा, यानी कि 65 को इसमें शामिल करना पड़ेगा, और 75 को इसमें, और 85 को इसमें। और अगर यहाँ पर हम 9 लिख देंगे तब फिर समझ लीजिए कि 55 हमारा इसमें शामिल हो रहा है, फिर हम 65 को इसमें शामिल करेंगे। ये आपको मान करके चलना है। तो यहाँ पर देखिए 55 को हम इसमें शामिल नहीं किए हैं। और फिर अब देखिए यहाँ पर जो है 55 से 65 तक, तो देखिए 55 को भी इसमें शामिल करेंगे तो 1 2, और फिर यहाँ पर देखिए 66 है तो यहाँ पर सिर्फ 2 हो जाएगा, यानी कि 2 संख्या आ रही हैं। फिर यहाँ पर 65 से 75, तो देखिए 65 से 75 यहाँ पर 66 आ रहा, देखिए 65 से 75 है तो यहाँ पर 66, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर 78 बाहर हो जाएगा तो 7 यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए 75 से 85, तो यहाँ पर देखिए 75 के बाद 78 है तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और 82 हो जाएगा, और 83 हो जाएगा, यानी कि ये 3 संख्या हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा जो है 3 बारंबारता हो जाएगी। फिर 85 से 95, तो देखिए ये 88 2 बार आया है तो यही 2 यहाँ पर हो जाएगी बारंबारता। तो इस प्रकार से
इनकी ये बारंबारता हो जाएगी। देखिए इन बारंबारता को जोड़ेंगे और ये जब जोड़ेंगे तो इन संख्याओं के बराबर इनका योग आना चाहिए। यानी कि कुल 22 संख्याएं थी तो इनको भी जोड़ेंगे तो 22 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 8 2 10 हो जाएगा और फिर 7 3 10 10 10 कितना हो गया 20 हो गया और 20 2 22। तो इस प्रकार से देखिए 22 संख्याएं थी तो यहाँ पर बारंबारता भी 22 आनी चाहिए। अब यहाँ पर टैली चिन्ह खींच लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 का टैली चिन्ह कैसे खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 पहले खड़ी रेखाएं फिर एक पड़ी रेखा इस तरीके से खींचेंगे, 5 हो गया और 5 3 8 हो गया। फिर यहाँ पर 2 टैली चिन्ह खींचना है तो 2 खड़ी रेखाएं खींच देंगे, फिर 7 खींचना है। तो यहाँ पर देखिए 4 जो है खड़ी रेखा है फिर एक पड़ी रेखा खींचेंगे, 5 हो गया और फिर 2 7 हो गया। फिर यहाँ पर 3 खड़ी रेखाएं खींच देंगे तो ये 3 का टैली चिन्ह हो गया। फिर 2 खड़ी रेखाएं खींच देंगे तो ये 2 का टैली चिन्ह हो गया। अब देखिए कुल मिलाकर के 14 क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 14 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही ध्यान से देखना क्योंकि थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये। देखिए लंबा क्वेश्चन भी है तो आप लोग अच्छे से इसको समझ लेना। देखिए देखिए क्या करेंगे इसमें जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 8y प्लस 3x का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 8y का होल क्यूब को सरल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब भी दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरीके से इसको एक पद मान के चलें, यानी कि इसको अगर हम ए मान लें इसको मान लें बी, तो ये क्या दिया हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हम फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले होता है ए माइनस बी और उसके बाद फिर देखिए क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। तो ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। आप क्या करेंगे, आप देखिए इसी फार्मूले में इनके मान रख देंगे, यानी कि ए की जगह पर जो है इतना रखेंगे और बी की जगह पर इतना रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए माइनस बी दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए ए क्या है 8y दिया हुआ है 8y और फिर प्लस 3x और फिर बीच में माइनस है तो माइनस का 3x हो जाएगा और फिर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 8y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में और फिर दूसरे ब्रैकेट में कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मंझले ब्रैकेट का यूज कर लेंगे तो देखिए दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगाना है तो इसलिए हमको छोटे ब्रैकेट का भी यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा लेंगे यानी कि मंझले ब्रैकेट का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर है तो यहाँ पर ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पर देखिए ए की जगह पर इसको लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8y प्लस 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3x माइनस 8y का होल स्क्वायर और फिर प्लस का ए बी है तो प्लस का ए बी करेंगे तो प्लस देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं प्लस का हो जाएगा देखिए 8y और फिर प्लस का 3x ये हो जाएगा और मल्टीप्लाई बीच में लगाएंगे तो मल्टीप्लाई देखिए ब्रैकेट का यूज कर लेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और फिर 3x और माइनस का 8y इस तरीके से इसको लिख लेंगे और यहाँ पर मंझला ब्रैकेट लगा लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब इनका जो है अंदर गुणा कर लेंगे और इनका स्क्वायर जो है लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अब 8y और 8y दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 16y हो जाएगा और फिर जो है ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में और ये 3x एक प्लस का है एक माइनस का है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और फिर यहाँ पर मंझला ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए 8 अठाई 64 यानी कि 64y स्क्वायर हो जाएगा और फिर देखिए जो है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो 3 त्रिका 9x स्क्वायर हो जाएगा और फिर प्लस 2ab तो प्लस का
2ab। तो देखिए 8 दूनी 16 और 16 48, यानी कि 48xy हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि 3 त्रिका 9x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 वाई स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और फिर 8 दूनी 16 और 16 48, यानी कि 48xy हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और फिर यहाँ पर देखिए इनका दोनों का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 का 3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24xy हो जाएगा, और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 8 अठाई 64 हो जाएगा, 64y स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इस 3x का इसमें गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इस 3x का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का देखिए 8 त्रिक 24xy हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे ब्रैकेट खुल जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब इनको जो है हल कर लेंगे, यानी कि जो जुड़ घट रहे हैं उनको जोड़ घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 64y स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए 64y स्क्वायर यहाँ पर प्लस का है, और यहाँ पर देखिए 64y स्क्वायर माइनस का है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अब सारी संख्याएं जो है प्लस माइनस में हो गई हैं, कोई भी यहाँ पर गुणे में संख्या नहीं रह गई है। और फिर यहाँ पर देखिए 9x स्क्वायर है, यहाँ भी 9x स्क्वायर है, और जो है यहाँ पर देखिए 64y स्क्वायर अभी एक बचा है तो इसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मंझले ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 64 का y स्क्वायर, और फिर देखिए यहाँ पर जो है 9x स्क्वायर, और यहाँ 9x स्क्वायर है, और यहाँ भी 9x स्क्वायर है। तो कितना हो जाएगा 9 का 9 9 दूनी 18 9 त्रिक 27, यानी कि 27x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 27x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 48xy है, और यहाँ पर देखिए 48xy, एक प्लस का एक माइनस का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, इसको आगे लिख चुके हैं। और फिर यहाँ पर देखिए 24xy प्लस का है, और यहाँ भी 24xy माइनस का है, इसको आगे जो है जोड़ चुके हैं। तो यानी कि इतना ही यहाँ पर बचेगा। अब क्या करेंगे, अब इस 16y को अंदर जो है गुणा कर लेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है तो इसका अंदर गुणा होगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन इसका लंबा है। अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो यहाँ पर प्लस माइनस की गलती हो सकती है, बाकी सिर्फ कैलकुलेशन है, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन ध्यान देने की थोड़ा ज़रूरत है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका अंदर जो है गुणा कर लेंगे। तो इसका अंदर गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 का 27 से, यहाँ पर देखिए 16 का पहले 64 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 16 चौको 64, और 64 का 4, और फिर देखिए 16 छंग 96 हो जाएगा, और 96 और 6 कितना हो जाएगा, 96 6 हो जाएगा जो है 102। तो यहाँ पर देखिए 102 लिख लेंगे, यानी कि 1024, और जो है y क्यूब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है y का गुणा भी होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y क्यूब। और फिर जो है यहाँ पर देखिए इससे गुणा होगा इसका, तो बीच में प्लस लगाएंगे, फिर 16 का 27 से गुणा होगा तो 16 का 27 से गुणा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर साइड में करके बता रहे हैं, 16 का 27 से गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 16 सत्ते 112, 112 का 2 हो जाएगा, और 16 दूना 32, और 32 और जो है 11 कितना हो जाएगा, 32 और 11 हो जाएगा 43। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 43 लिख लेंगे, यानी कि 432 आ जाएगा। तो यहाँ पर 432 लिख लेंगे, और जो है यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर वाई लिख लेंगे। तो इस प्रकार से जो है यही हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो देखिए थोड़ा टफ क्वेश्चन जरूर था, यानी कि ध्यान देने की ज़रूरत थी, लेकिन अगर आप अच्छे से इसको सॉल्व करोगे तो निश्चित रूप से आपका आंसर सही आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, एक मैदान की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। यदि इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई हो तो ज्ञात कीजिए कि इस मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए एक मैदान की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, तो यहाँ पर हम मैदान की लंबाई चौड़ाई लिख लेंगे। मैदान की लंबाई बराबर कितनी दी हुई है, 30 मीटर। और फिर यहाँ पर चौड़ाई कितनी दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है 15 मीटर। और फिर जो है कहा गया है कि इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई तो ज्ञात कीजिए कि इस मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई दी हुई है और 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई, तो यहाँ पर हम इसकी ऊंचाई भी लिख सकते हैं। ऊंचाई कितनी दी हुई है, तो यहाँ पर देखिए ऊंचाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए जो लंबाई और चौड़ाई दी हुई है वो मीटर में दी हुई है और जो ऊंचाई है वो सेंटीमीटर में दी हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सभी को जो है सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पैमाना लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1/100 मीटर। क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 1 सेंटीमीटर में क्या होगा, 1/100 मीटर हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे। फिर जो है 30 सेंटीमीटर में, 30 सेंटीमीटर में देखिए हमको क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना, क्योंकि यहाँ पर इसको चेंज करने से कोई मतलब नहीं है। हम जो है यहाँ पर सिर्फ जो है एक को ही चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर दो को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो है इसको ना चेंज करके हम क्या करें, इसको चेंज कर लें, यानी कि 5 सेंटीमीटर को। तो 5 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 5/100 हो जाएगा। तो यहाँ 5/100 मीटर हो जाएगा। अब 5/100 को अगर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.05 मीटर। तो यहाँ पर देखिए 0.05 मीटर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर बराबर। अब हम क्या करेंगे, अब हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि ये मैदान जो है वो लंबाई चौड़ाई अलग अलग दी हुई है, तो ये क्या होगा, एक आयत ही होगा, यानी कि ये मैदान आयताकार होगा। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए लंबाई कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है, और चौड़ाई कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 15। तो इसका गुणा कर लेंगे तो 15 × 45 हो जाएगा, और एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे। चूंकि क्षेत्रफल है इसलिए किस में हो जाएगा, वर्ग मीटर में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आयत का क्षेत्रफल निकल आएगा। लेकिन हमको क्या करना है, हमको निकालना ये है कि इस मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। तो हमको क्या करना है, हमको पानी का आयतन पहले निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यानी कि जब हमको ऊंचाई भी पता हो गई है, यानी कि पानी कितना उसमें भरा हुआ है मैदान में, तो उसकी ऊंचाई पता हो गई है, तो हम क्या करेंगे कि जो है घनाभ का आयतन, यानी कि जब ये आयत के हिसाब से जो है बना हुआ है मैदान, यानी कि आयत बना हुआ है, और उसमें जब ऊंचाई भी शामिल हो गई तो एक घन के आकार का वो बन जाएगा। तो यहाँ पर हम घनाभ के आयतन का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर पानी का आयतन निकालेंगे, पानी का आयतन बराबर, तो देखिए पानी का आयतन जब निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई हमारी निकल चुकी है, जो है 450 वर्ग मीटर। और जो है हम क्या करेंगे, अब इसमें ऊंचाई को भी शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.05 का गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है जब इसका गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 5 से इसका गुणा करेंगे तो 5 शून्य शून्य हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा, और 5 चौक 20, 2 22 हो जाएगा। और फिर जो है यहाँ पर देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 22.5 आ जाएगा, यानी कि 22.5 या 22.50 कह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये आयतन है इसलिए किसमें होगा, घन मीटर में होगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में लिखा जाता है और आयतन हमेशा घन मीटर में लिखा जाता है। तो ये आ जाएगा घन मीटर में। अब हमको देखिए अभी शुरुआत में बहुविकल्पीय क्वेश्चन में एक जो है पैमाना लिखाए थे कि 1 घन मीटर में 1
घन मीटर में कितने लीटर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 घन मीटर में होते हैं 1000 लीटर। ये पैमाना आपको याद होना चाहिए। अब इसी की सहायता से हम यहाँ पर इतने घन मीटर में कितने लीटर होंगे ये निकाल लेंगे, और हमको पानी ही निकालना है कि कितने लीटर पानी गिरा। तो यहाँ पर देखिए जो है, जो आयतन आया है इससे हम गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए निकाल लेंगे 22.50 घन मीटर बराबर देखिए कितने लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 1000 गुणे कर लेंगे 22.50, और फिर जब इसका गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, यानी कि इसके आगे 3 जीरो और लग जाएंगे। तो यहाँ पर 2250 लिखेंगे, और ये 3 जीरो ये और लगा देंगे, और फिर यहाँ पर देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 22,500 आ जाएगा, 22,500। और 22,500 यहाँ पर देखिए लीटर में है, तो यहाँ पर लीटर लिखते चलेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ लीटर हो जाएगा, और यहाँ भी लीटर हो जाएगा, और यहाँ भी लीटर। तो इस प्रकार से 22,500 लीटर पानी हो जाएगा, और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन घन मीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसे लगेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भी जो है एक जो है मीटर में ही चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ये मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो है सभी को मीटर में ही चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पैमाना लिखेंगे। देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बटे 100 मीटर होता है। और फिर देखिए हमको 80 सेंटीमीटर को चेंज करना है। तो यहाँ पर 80 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 80/100 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 0.8 मीटर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और फिर 8 को 10 से भाग करोगे तो 0.8 मीटर आ जाएगा। और इसी प्रकार से फिर 40 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 40/100 हो जाएगा। तो जैसे ये 0.8 हो गया है, वैसे ही ये भी 0.4 मीटर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई है ये, तो इसको भी हम मीटर में ही चेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर भी साथ में दिया हुआ है, तो हमको पूरा जो है मीटर में ही चेंज करना है इसको। तो यहाँ पर देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और 20 सेंटीमीटर और दिया हुआ, तो कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 120 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 120/100 कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 12 को 10 से भाग करेंगे तो 1.2 मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए अब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमारी मीटर में आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम घनाभ का आयतन निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ दिया हुआ है, और घनाभ का आयतन घन मीटर में ज्ञात करना है। तो देखिए सभी यूनिट जो है वो जो है मीटर में चेंज हो गई हैं। तो अब जब आयतन हम निकालेंगे तो वो घन मीटर में ही आएगा। तो यहाँ पर हम घनाभ के आयतन का फार्मूला लगा लेंगे। घनाभ का आयतन बराबर, तो देखिए घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यहाँ पर लिख लेंगे। और फिर देखिए लंबाई कितनी दी हुई है, तो लंबाई दी हुई है देखिए 0.8, तो 0.8 लिख लेंगे। चौड़ाई दी हुई 0.4, तो 0.4 लिख लेंगे। और फिर ऊंचाई दी हुई है 1.2, तो यहाँ पर 1.2 लिख लेंगे। अब इनका जो है गुणा कर लेंगे, तो देखिए 8 चौक 32, और देखिए 32 है। अब यहाँ पर 32 लिखेंगे, और 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। और फिर 1.2 है तो 1.2 लिख लेंगे। अब इनका गुणा करेंगे तो देखिए 12 दूना 24, 24 का 4 हो जाएगा। और फिर 12 3 36, और 36 और 2 कितना हो जाएगा, 36 2 38। और फिर यहाँ पर देखिए 3 अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ पर 3 अंकों के बाद दशमलव लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट या 0 पॉइंट कर लीजिए, 0.38, देखिए 0.384,
ये आ जाएगा, और ये आयतन है इसलिए किस में आएगा, घन मीटर में। तो यहाँ पर हमको घन मीटर में ही जो है ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 2x² प्लस 8x³ प्लस 11x माइनस 12 माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर -5x² माइनस 2x प्लस का 13x² माइनस का 2, और फिर माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस का 4 और प्लस का 2x और माइनस का 3x² माइनस का 5x³ को सरल कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके ब्रैकेट हटा देंगे और जो माइनस दिए हुए हैं माइनस का हम गुणा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले हम नीचे इस सवाल को उतारेंगे, यहाँ पर बराबर लगा देंगे, और जो है 2x² प्लस 8x³ और प्लस का 11x और माइनस का 12, और फिर देखिए इस माइनस को क्या करेंगे, इस माइनस का अंदर जो है गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5x² हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का जो है 2x हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 13x² हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। फिर देखिए इस माइनस का भी अंदर गुणा करेंगे। तो देखिए इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का और माइनस का गुणा प्लस होता है तो प्लस का 4 हो जाएगा, फिर माइनस का 2x हो जाएगा और प्लस का 3x² हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा तो प्लस का 5x³ हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे कि जो भी संख्याएं जुड़ घट रही हैं उनको जोड़ घटा लेंगे, और उसके बाद फिर जो संख्याएं बचेंगी उनको लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x³ वाले पद इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8x³ है और यहाँ देखिए 5x³ है, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13x³ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये देखिए 13x³ है, यहाँ पर देखिए 13x³ है, तो इसको सही कर लेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए 8 5 13x³ हो जाएगा, और यहाँ पर 13x³, ये दोनों जो है प्लस के हैं और ये माइनस का है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और उसके बाद फिर देखिए अब बचे स्क्वायर वाले पद। तो यहाँ पर देखिए 2x² है और यहाँ पर 5x² है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 7x² हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर 3x² और है, तो 7 3 10x² हो जाएगा। तो यहाँ पर 10x² लिख लेंगे। उसके बाद फिर देखिए x वाले पद देखेंगे तो यहाँ पर 11x है, और 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा। और फिर देखिए ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x तो सिर्फ कितना बचेगा, यहाँ पर 11x ही बचेगा, यानी कि 2x से 2x प्लस माइनस का था कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर प्लस का 11x ही बचा। अब देखेंगे अचर पद। तो देखिए अचर पद है यहाँ पर 12 और यहाँ पर प्लस का 2 है और यहाँ पर प्लस का 4 है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, और 6 12 में से घट जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा। तो इस प्रकार से 10x² प्लस का 11x और माइनस का 6 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, अब जो है हम इसका जो है गुणनखंड कर लेंगे, यानी कि सरल करना है। चाहे तो हम यहाँ पर भी इसको जो है लिख सकते हैं आंसर, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और चाहे तो इसको जो है गुणनखंड करके उसको आंसर के रूप में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका जो है गुणनखंड भी किए दे रहे हैं। तो देखिए 10 छक्का 60 हो जाएगा, और 60 के गुणनखंड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 से फिर काटेंगे 15 दूना 30 और फिर तीनों पक्षी 15। अब यहाँ पर देखिए हमको 11 लाना है। देखिए सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, 6 का 10 से गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा, फिर 60 के गुणनखंड करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए गुणनखंड ये आए, अब इससे हमको 11 लाना है। तो देखिए 5 3 15 और 15 में से 2 दूना 4, 4 गया तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10x² और प्लस जो है कितना हो जाएगा, 15 माइनस 4 और गुणे x और माइनस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 10x² प्लस का 15x और माइनस का 4x और माइनस का 6। अब इस तरीके से इसमें 2 2 के जोड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में 5 कॉमन मिल रहा है और x कॉमन मिल रहा है, तो 5x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 5 दूना 10x, यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 और फिर x यहाँ पर बच रहा है तो x भी उतार लेंगे, और फिर यहाँ प्लस
और फिर 5 3 15 यानी कि 3 बच रहा है। x कॉमन में चला गया तो सिर्फ 3 ही बचेगा और फिर यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे और x कॉमन नहीं होगा, सिर्फ 2 ही कॉमन होगा तो यहाँ पर बचेगा 2 दूना 4 यानी कि जो है यहाँ पर 2 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा और फिर x जो है यहाँ पर बचेगा नहीं और फिर यहाँ से बचेगा, देखिए सॉरी यहाँ पर x कॉमन नहीं लिए तो x यहाँ पर बचेगा, देखिए 2 बचा, 2 दूना 4 हो गया और फिर x भी बचेगा और फिर 2 तिहाई 6, यहाँ पर 3 बचा। अब यहाँ पर देखिए माइनस का कॉमन लिए हैं इसलिए यहाँ पर भी प्लस होगा, क्योंकि माइनस का गुणा यहाँ पर होगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा और माइनस का गुणा यहाँ पर होगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2x प्लस 3 आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस का 3 और फिर यहाँ से बचा क्या, तो यहाँ से बचा 5x और माइनस का 2। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पेपर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर था लेकिन थोड़ा फास्ट पढ़ाया गया है तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन कम समझ में आए हों, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।